हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलस्ट्रेट लॉ। यहाँ मैं आपको लीगल प्रोविजंस और केस लॉज वीडियोस, स्टिकर्स और जिफ्स के थ्रू समझाती हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट सीधा आपकी पिक्टोरियल मेमोरी में सेव हो जाए। आसान शब्दों में जो चीज़ें हम सुनने की बजाय देख कर समझते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद रहते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हमारा अगला केस है प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी बॉम्बे सिटी 1948 प्रीवी काउंसिल का केस। अगर आप किसी और की एग्रीकल्चरल लैंड से पैसा कमा रहे हो तो क्या वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी या फिर टैक्स देना पड़ेगा? आज का ये केस इसी कंफ्यूजन को दूर करेगा। प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, ये केस एक हिडन बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, कनेक्शन विद लैंड वर्सेस नेचर ऑफ इनकम। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। एक मैनेजिंग कंपनी प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी असेसी थी जो दूसरी कंपनीज को मैनेज करने का काम करती थी। उनके बीच एक अग्रीमेंट था कि मैनेजिंग कंपनी यानी असेसी को उनकी सर्विसेज के बदले टोटल प्रॉफिट्स का 10% परसेंटेज एज कमीशन मिलेगा। For the specific assessment year mentioned 1956 to 57, this 10% commission amounted to rupees 53,913 rupees. जिस कंपनी को वो मैनेज कर रहे थे उसकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चरल इनकम से आता था। हम सब जानते हैं कि इंडिया में खेती बाड़ी से होने वाली कमाई या एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगता। इस केस का मेन मुद्दा ये था कि क्या मैनेजिंग कंपनी को मिलने वाला कमीशन जो एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड हो एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा या नहीं। इस पर मैनेजिंग कंपनी यानी असेसी का कहना था कि क्योंकि ये पैसा खेती वाली इनकम से निकल कर आ रहा है इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। काम एग्रीकल्चरल लैंड पे हुआ, इनकम का सोर्स इनडायरेक्टली लैंड है, लैंड से रिलेशन है तो एग्रीकल्चरल इनकम होना चाहिए। इस पर रेवेन्यू यानी सीआईटी का आर्ग्यूमेंट ये था कंपनी ने फार्मिंग नहीं की, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया। इनकम जो है वो बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट इनकम होगी, ना कि एग्रीकल्चरल इनकम। कंपनी ने अपनी सर्विसेज दी हैं, क्रॉप्स नहीं उगाई। इस पर प्रीवी काउंसिल ने बहुत क्लियर प्रिंसिपल्स दिए। नंबर 1, डायरेक्ट नेक्सस रूल। एग्रीकल्चरल इनकम तभी होगी जब डायरेक्टली लैंड से आए। देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट कनेक्शन विद लैंड। कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस से आई इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इनडायरेक्ट या रिमोट कनेक्शन इज नॉट इनफ। इनकम का सोर्स चेक करना बहुत जरूरी है। यहाँ मैनेजिंग कंपनी को पैसा खेती करने से नहीं बल्कि अपनी सर्विसेज देने के बदले में मिल रहा था। उनका रिश्ता जमीन से नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट से था। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर खुद क्रॉप उगा रहा है तो उसकी इनकम एग्रीकल्चरल होगी, बट कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग फार्मर्स के साथ फसल उगाने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। सेकेंड, हु इज कल्टिवेटिंग। अगर असेसी खुद लैंड कल्टिवेट करे तो वो एग्रीकल्चरल इनकम, बट अगर असेसी सिर्फ किसी और के लिए काम करे या सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर हो, नॉट एग्रीकल्चर। कोर्ट ने फोकस किया कौन एक्चुअल एग्रीकल्चर कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कल्टिवेटर नहीं है, hence that income won't be agricultural income. Third, nature of activity matters. इनकम का नेचर डिसाइड होता है एक्टिविटी के नेचर से, यानी आप क्या कर रहे हो। एक्टिविटी इन दिस केस इज इक्वल टू सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट वर्क, hence it was a business income and not agricultural. Fourth, derived from land. For any earning to be included in agricultural income, there should be direct earning from land. Agricultural income तभी होगी जब इनकम डायरेक्टली लैंड से डिराइव हो। अगर इनकम कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है या किसी सर्विस से आ रहा है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। इन द एंड प्रीवी काउंसिल हेल्ड दैट कंपनी की इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, ये बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट इनकम है, इसलिए ये टैक्सेबल है। We can conclude this case by saying that सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड से कनेक्शन होने से इनकम एग्रीकल्चरल नहीं हो जाती। एक्चुअल कल्टीवेशन या डायरेक्ट डेरिवेशन फ्रॉम लैंड जरूरी है। नो कल्टीवेशन इज इक्वल टू नो एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस।
नेक्स्ट केस इज CIT वर्सेस मद्दी वेंकटा सुब्बैया 1951 मद्रास हाई कोर्ट। अगर आप सिर्फ क्रॉप्स को प्रोसेस कर रहे हो, जैसे क्लीनिंग, ड्राइंग या प्रिपेयरिंग फॉर मार्केट, क्या वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी या फिर वो बिजनेस इनकम बन जाएगी? ये केस ये फाइन लाइन क्रिस्टल क्लियर कर देगा और ये बताएगा कि एग्रीकल्चर के बाद वाली एक्टिविटीज कब तक एग्रीकल्चर रहती हैं और कब बिजनेस इनकम बन जाती हैं। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। अ मर्चेंट फर्म दैट इज Assessee bought a standing crop of tobacco. They did some pruning and harvesting and then sold it for profit. उन्होंने पत्तियां तोड़ी, उनकी छंटाई की और फिर बाजार में बेच दिया। असेसी ने ये आर्ग्यूमेंट पेश किया कि ये सब एग्रीकल्चर का पार्ट है, इसलिए इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी और इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस पर रेवेन्यू यानी CIT ने ये आर्ग्यूमेंट दिया, प्रोसेसिंग एक अलग एक्टिविटी है, इसमें स्किल और एफर्ट इन्वॉल्व्ड है, ये एग्रीकल्चर नहीं बिजनेस एक्टिविटी है। इस केस में जो मेन इशू इन्वॉल्व था वो ये था, इज प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग स्टैंडिंग क्रॉप्स एग्रीकल्चरल इनकम? क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोसेस करने से जो इनकम मिलती है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम होती है? मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्लैरिफाई की। नंबर 1, एग्रीकल्चर सिर्फ हार्वेस्टिंग तक लिमिटेड नहीं होता। कोर्ट ने बोला एग्रीकल्चर इंक्लूड्स बेसिक ऑपरेशंस यानी प्लॉइंग, सोइंग एटसेट्रा, बीज बोना, पेड़ उगाना। नंबर 2, सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस, हार्वेस्टिंग एटसेट्रा यानी पौधों की, धान की कटाई। नंबर 2, प्रोसेसिंग कब एग्रीकल्चरल रहती है? प्रोसेसिंग तब तक एग्रीकल्चरल है जब वो नेसेसरी हो प्रोड्यूस को मार्केटेबल बनाने के लिए, प्रोड्यूस को मार्केट में बेचने के लिए। एग्जाम्पल, प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग, ड्राइंग, रिमूविंग हस्क, ये सब अलाउड है। नंबर 3, एक्सेसिव प्रोसेसिंग मतलब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर प्रोसेसिंग प्रोड्यूस का एसेंशियल कैरेक्टर बदल दे या एक नया प्रोडक्ट ही बना दे तो वो एग्रीकल्चरल नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, पैडी से राइस बनाना बेसिक प्रोसेसिंग है, बट शुगर केन से शुगर बनाना एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो जाएगा और वो प्रोसीजर्स, वो एक्टिविटीज एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट नहीं बन सकती। नंबर 4, डायरेक्ट नेक्सस विद लैंड स्टिल रिक्वायर्ड। प्रोसेसिंग तभी तक एग्रीकल्चरल है जब वो सेम प्रोड्यूस से लिंक्ड हो और फार्मिंग का एक्सटेंशन हो। इंडिपेंडेंट बिजनेस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इन द एंड, कोर्ट हेल्ड दैट इट इज बिजनेस प्रॉफिट एंड नॉट एग्रीकल्चरल इनकम बिकॉज अगर प्रोसेसिंग लिमिटेड है और नेसेसरी है मार्केटेबिलिटी के लिए तो ही वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी, बट अगर प्रोसेसिंग एक्सेसिव है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी एंड इट इज टैक्सेबल एंड नॉट exempted। इन द एंड वी कैन कंक्लूड दैट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग तब तक एग्रीकल्चरल है जब तक वो सिर्फ उसे मार्केटेबल बनाने के लिए हो, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। इनकम फ्रॉम प्रोसेसेस टू मेक प्रोडक्ट मार्केटेबल एग्रीकल्चरल है और इनकम फ्रॉम प्रोसेसेस टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट का कैरेक्टर बदलने के लिए टैक्सेबल इनकम है। नेक्स्ट केस इज सकरलाल नरनलाल वर्सेस CIT 1965 गुजरात हाई कोर्ट। अगर आपने क्रॉप्स खुद ग्रो नहीं किए, सिर्फ उन्हें प्रोसेस किया या बेच दिया, ट्रेड किया, क्या आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है? ये केस एक डेंजरस मिसकंसेप्शन तोड़ने वाला है। इसके फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। इन दिस केस असेसी डायरेक्टली फार्मिंग नहीं कर रहा था। द असेसी ग्रीव गलकास यानी स्पॉन्ज गार्ड एंड कन्वर्टेड देम इनटू लूफास यानी इंडस्ट्रियल स्पॉन्जेस टू सेल देम इन द मार्केट। असेसी ने गलका यानी स्पॉन्ज गार्ड उगाया और उसे लूफा में बदल दिया बिकॉज रॉ मटेरियल गलकास हैड नो मार्केट। वो क्या कर रहा था? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट इज गलका परचेज कर रहा था, फिर उन्हें प्रोसेस करके लूफा बनाकर मार्केट में बेच रहा था। ही अर्न फ्रॉम दिस वेरी एक्टिविटी। असेसी ने बोला ये प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल है, इसलिए मेरी इनकम भी एग्रीकल्चरल होगी यानी कि टैक्स फ्री होगी। इस केस में जो मेन मुद्दा इन्वॉल्व था वो ये था कि इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लूफास फ्रॉम गलकास विच वॉज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड एग्रीकल्चरल प्रोसेस। क्या परचेज्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी गलका को प्रोसेस करके फिर मार्केट में बेचने से जो इनकम मिलती है वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी? Here is what the court's observations were.
The process test. The court focused on whether the process of converting gulkas into lufas was an agricultural process under the law. कोर्ट ने इस बात पर फोकस किया कि क्या गलकास को लूफास में बदलने का प्रोसेस कानून के तहत एक एग्रीकल्चर प्रोसेस माना जाएगा या नहीं. अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 1A, a process is agricultural if number 1 it is ordinarily employed by a cultivator, वो नॉर्मली कल्टिवेटर करता हो. Number 2, it makes the produce fit for the market, where no market exists for the raw version. जहां पर एक प्रोडक्ट का रॉ वर्जन बेचा ना जा सके, उसे बेचने लायक बनाने के लिए एक्टिविटी की जाए, वो एग्रीकल्चरल होगा. देन मार्केटेबिलिटी प्रिंसिपल. The court observed that the market referred to is a real existing market where the produce is commonly bought and sold. If a product in its raw form has no such market, the process to make it saleable is agricultural. एक प्रोडक्ट जिसकी रॉ फॉर्म में उसे कोई नहीं खरीदेगा, उस पर कुछ प्रोसेस करने के बाद उसे अगर बेचा जा रहा है तो वो प्रोसेस भी एग्रीकल्चरल में ही आएगा. यानी अगर कोई प्रोडक्ट अपने रॉ फॉर्म में बेचने लायक नहीं है या उसका कोई मार्केट नहीं है तो उसे सेलेबल बनाने के लिए किया गया प्रोसेस एग्रीकल्चरल ही माना जाएगा. एग्जाम में यह जरूर लिखें कि मार्केटेबिलिटी का मतलब लोकल मार्केट है. अगर वो चीज जापान में बिकती है लेकिन आपके इलाके में नहीं तो उसे मार्केट नहीं माना जाएगा. आपको उसे लोकल मार्केट के हिसाब से तैयार करना होगा. आमतौर पर सीआईटी या रेवेन्यू हमेशा यही चाहते हैं कि किसी इनकम को नॉन एग्रीकल्चर साबित किया जाए ताकि उस पर टैक्स लगाया जा सके. लेकिन इस स्पेसिफिक केस में कहानी बिल्कुल उल्टी थी. यहाँ एसएससी चाहता था कि उसकी इनकम बिजनेस इनकम मानी जाए ताकि वह अपने पिछले सालों के बिजनेस लॉसेस को इस इनकम के खिलाफ सेट ऑफ यानी एडजस्ट कर सके. अगर इनकम एग्रीकल्चरल घोषित हो जाती तो वो लॉसेस एडजस्ट नहीं हो पाते और रेवेन्यू चाहता था कि ये एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाए. The Gujarat High Court decided in favor of the revenue. That is, the court held that the income from the sale of lufas was agricultural income. Since there was no local market for raw gulkas, the process of converting them into lufas was essential to make them fit for the market. In the end, we can conclude that processes that make a non-saleable crop saleable are covered under agricultural income. आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी फसल का उसके कच्चे रूप यानी रॉ फॉर्म में कोई लोकल मार्केट नहीं है तो उसे बेचने लायक बनाने के लिए किसान जो भी जरूरी प्रोसेसिंग करता है उसे एग्रीकल्चरल ही माना जाएगा और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अगर फसल रॉ बिक सकती है तो गुड़ या चीनी बनाना बिजनेस है, लेकिन अगर वो रॉ नहीं बिक सकती जैसे कि गलकास तो उसे लूफा में बदलना और बेचना एग्रीकल्चरल इनकम है. हमारा अगला केस है के लक्ष्मणन एंड कंपनी वर्सेस सीआईटी 1999 सुप्रीम कोर्ट. ये केस एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वर्सेस नॉन एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. इस केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं. द assessee grew mulberry leaves to feed silkworms and then sold the silk cocoons. assessee शहतूत यानी मलबेरी के पेड़ उगाता था ताकि रेशम के कीड़ों यानी सिल्क वॉर्म्स को खिला सके और फिर रेशम के ककून बेच सके. प्रोसेस का फ्लो कुछ इस प्रकार था. मलबेरी लीव्स फेड टू सिल्क वॉर्म्स को खिलाया और उन्होंने ककून बनाए जिन्हें हमने बेच दिया. असेसी ने बोला ये सब एग्रीकल्चर का पार्ट है, इसलिए पूरी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम कही जाएगी यानी टैक्स मुक्त रहेगी, एग्जेम्प्टेड रहेगी. इस केस में जो मेन मुद्दा इन्वॉल्व था वो ये था, इज इनकम फ्रॉम सेलिंग सिल्क ककून्स एग्रीकल्चरल इनकम. क्या सिल्क फॉर्म रेयरिंग और ककून सेलिंग से इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं. असेसी ने ये आर्ग्यू किया कि मलबेरी लीव्स लैंड पे ग्रो हो रहे हैं, सिल्कवर्म्स उन्हीं लीव्स पे डिपेंडेंट है, पूरा प्रोसेस एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन ही है. इस पर रेवेन्यू यानी सीआईटी ने ये आर्ग्यू किया कि एग्रीकल्चर सिर्फ मलबेरी लीव्स तक है, सिल्कवर्म्स रियरिंग एक सेपरेट कमर्शियल एक्टिविटी है, ककून्स यानी नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. Hence, income from selling of cocoons is not agricultural income and hence not exempted. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल्ड रीजनिंग दी
नंबर 1, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो होता है जो डायरेक्टली लैंड से आता है। यहाँ मलबेरी लीव्स इज इक्वल टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बट cocoons इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम लैंड। नंबर 2, सिल्कवर्म रियरिंग क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? कोर्ट ने क्लियरली बोला सिल्कवर्म रियरिंग एग्रीकल्चरल नहीं है क्योंकि ये एनिमल्स यानी इंसेक्ट्स पे बेस्ड एक्टिविटी है, लैंड का इसमें इनडायरेक्ट रोल है। थर्ड, प्रोसेसिंग वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉ अलाउ करता है बेसिक प्रोसेसिंग यानी क्लीनिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा, बट यहाँ क्या हो रहा है? लीव्स, सिल्कवर्म डाइजेशन, देन cocoons, ये एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, सो नॉट एग्रीकल्चरल। फोर्थ, सेम प्रोड्यूस रूल, सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 का प्रिंसिपल, जो प्रोड्यूस उगाया गया है वही सेल होना चाहिए। लीव्स उगाए, लीव्स बेचे, एग्रीकल्चरल, लीव्स उगाए, वर्म्स ने वो खाया, cocoons बेचे, नॉट एग्रीकल्चरल। फिफ्थ, मार्केटेबिलिटी टेस्ट, कोर्ट ने बोला प्रोसेस तब अलाउड है जब प्रोड्यूस को मार्केटेबल बनाया जा रहा हो। यहाँ लीव्स को मार्केटेबल नहीं बनाया, कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट बन गया क्योंकि लीव्स भी मार्केटेबल ही थे। द प्रोड्यूस रेज्ड फ्रॉम द लैंड वाज मलबेरी लीव्स बट व्हाट वाज सोल्ड वाज cocoon, एन एनिमल प्रोडक्ट। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमीन से मलबेरी लीव्स उगी थी लेकिन जो बेचा गया वह cocoons थे जो कि कीड़ों द्वारा बनाया गया उत्पाद है, पौधे का नहीं। एंड में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि मलबेरी लीव्स से इनकम एग्रीकल्चरल इनकम कही जाएगी, रेयरिंग एंड cocoon सेलिंग से नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। cocoon से जो इनकम आई वो टैक्सेबल बिजनेस इनकम कही जाएगी। इन दी एंड वी कैन कंक्लूड दैट एग्रीकल्चरल इनकम तभी होगी जब लैंड से उगाया गया प्रोड्यूस ही बेचा जाए। अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके न्यू प्रोडक्ट बनाया जाए तो वो एग्रीकल्चरल नहीं रहेगा। तो ये कुछ 6 मेन लैंडमार्क केसेस थे जो एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि क्या एक्टिविटी, क्या इनकम एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट है और क्या है जो उसका पार्ट नहीं है और उस पर टैक्स लगेगा। I hope this visual depiction of agricultural income under taxation law helps you ace your exams, and don't forget to like, share and subscribe to Illustrate Law for more such pictorial depictions of legal concepts, and happy learning.